पाकिस्तान के आम आवाम ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। देखिए जी, बजट तो डंके की चोट पे पास होने जा रहा है और पास होके रहेगा। यहाँ दोस्त कहते हैं हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और पास हो जाएगा। ये बजट किसी सूरत नहीं रुकेगा, डंके की चोट पे ठोक बजा के पास होने जा रहा है और पास होगा। जब आप ऑपरेशन करते हैं, अगर आवाम आपका साथ नहीं देंगे, आप ऑपरेशन में कामयाब कैसे होंगे? ऑपरेशन तो होगा और होके रहेगा। पाकिस्तान से जुदा होकर अलग मुल्क बनाने के लिए बातें हो रही हैं। किसी के वालिद की जागीर तो है नहीं पाकिस्तान। हमारे सेनेटर साहिबान ने जो एक बात की है कि हुकूमत आए अपने अखराजात को कम करे, गैर ज़रूरी वजारतों को ख़त्म करें, अवाम पर इतना बोझ न डालें कि लोगों का अपनी स्टेट और रियासत पर एतमाद ही ख़त्म हो जाए। रियासतों की ताकत 4 सतून होते हैं या 5, उनमें से एक या हुकूमतों की, उसमें एक अवाम का एतमाद हुकूमतों के ऊपर या रियासत पर। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम एतमाद नहीं करते अपने हुक्मरानों पर, उनके नामुनासिब रवैये की बुनियाद पर। अगर तो फ़क्र और गुर्बत हमारी वजारतों में, हमारी हुक्मरानों की मीटिंग्स में, दावतों में नजर आए तो फिर तो लोग कहेंगे ये भी हमारी तरह हैं। आपने चंद दिन पहले ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी साहब का घर देखा होगा। वो कैसा घर था? वहाँ भी लोगों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है माली, लेकिन जब लोग देखते हैं हमारा प्रेसिडेंट हमारी तरह है, हमारी तरह खाता पीता है, लोग एतमाद करते हैं, साथ देते हैं और बोझ उठाते हैं। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि रियासत का सारा बोझ कौन उठाते हैं? अवाम। फैसलों का अवाम बोझ उठाते हैं, बजट का बोझ कौन उठाएंगे? अवाम उठाएंगे। अगर आपने जंग लड़नी है, बोझ कौन उठाएंगे? अवाम उठाएंगे। हर मुश्किल में सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाले अवाम होते हैं। अगर आप अपने अवाम का ख्याल नहीं रखेंगे, उनसे जैसे बेहतरीन शेरों की शक्ल में राना साहब चले गए, बयान फरमा रहे थे कि उन्हें उम्मीद दिलाएं हम, तो कैसे उम्मीद दिलाएंगे? उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सख्तियाँ कम करेंगे, उन्हें रिलीफ देंगे, उन्हें अपना समझेंगे, वो ये समझेंगे कि ये भी हमारे अपने हैं। लेकिन इस वक्त इस हद तक अदम इत्मीनान, अदम एतमाद है। कभी गिलगित बल्तिस्तान में एक ग्रीन टूरिज्म के नाम से वहाँ पर सिलसिला शुरू किया गया है। वहाँ पर कल्टीवेटेड ज़मीन 2% है और काबिल कल्टीवेशन और 2% है। ज़मीन थोड़ी है। उनकी ज़मीनों पर कभी खालसा सरकार के नाम पर कब्जा होता है, जो खालसा सरकार सिख की थी, उसने बनाई थी, और इसी तरह से उनकी ज़मीनों पर अभी ग्रीन टूरिज्म के नाम पर कब्जा हो रहा है। लोग अदम इत्मीनान का शिकार हैं। 75-76 साल से उनको हमने हुकूक नहीं दिए, उन्हें शिनाख्त नहीं दी, आईनी शिनाख्त नहीं दी, और उसके बावजूद वहाँ पर जितनी भी ज़मीनें, उनके मिनरल्स हैं, उन पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी इल्लीगल लीज हो रही है। वो डिस्प्यूटेड इलाका है। अगर मुतनाज़ा इलाका है तो मुतनाज़ा इलाके के कवायद वहाँ पर क्यों नहीं जारी? वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है। और लोग जो पहले कहते थे, बात करते थे जवान कि हमें पाकिस्तान कैसा बनाया जाए, अब वहाँ पर पाकिस्तान से जुदा होकर अलग मुल्क बनाने की, आज़ाद खित्ता बनाने के लिए बातें हो रही हैं। ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं उन लोगों का एतमाद खोकर। इसी तरह से लिहाजा में देखना होगा, वहाँ पर बहुत लोगों के गिले शिकवे हैं। हमारी सेनेट की कमेटी बननी चाहिए जो जीबी जाए। वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने जोरे बाजू से वो इलाका उन्होंने छीना, डोगरा राज से, पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं, उनको कोई सुनता नहीं है, पूछता ही नहीं है। हमें जाना पड़ेगा, हमारी सेनेट की कमेटी बने, पार्लियामेंट की कमेटी बने, ये लोग जाएं, उनके दर्द और दुख सुने। इसी तरह से आप कोई भी कदम उठाते हैं तो लोग अदम इत्मीनान का शिकार हो जाते हैं। अभी ये हालिया जो अमन के लिए, अमन अमान ज़रूरत है मुआशरे की, इंसानों की जान, माल और नामूस की हिफाजत हो, ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, बुनियादी ज़रूरत है इंसानों की। आखिर सवाल है कि लोग जब ये ऑपरेशन की बात होती है क्यों उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्यों बोलते हैं उसके खिलाफ? पाकिस्तान में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उनके कातिल कहाँ गए? किसी ने गिरफ्तार किया, पकड़ा, मारा, सजा दी? हमारे यहाँ तो लोग गिरफ्तार, एहसानुल्लाह एहसान जैसे बंदे जो कैद में, वो चले जाते हैं, छूट जाते हैं, पता नहीं कैसे निकल जाते हैं वो लोग। लिहाजा अवाम का एतमाद नहीं है। अभी जो ऑपरेशन होने वाला है, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, बाज़ औक़ात हम लफ्ज़ों की हुर्मत को बर्बाद कर देते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान बहुत मुक़द्दस कलमा और लफ्ज़ है। आप इसके साथ आज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान लगाकर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वहाँ के अवाम इसको कबूल नहीं कर रहे। मेरा आज भी कुरम एजेंसी के लोगों से रब्ता था, वो मुझे मिलने आए थे, वो सख्त अदम इत्मीनान का शिकार हैं। उन्होंने चंद दिन पहले सैटरडे वाले दिन अमन मार्च किया, अहले तशय्युअ अहले तसन्नुन ने खित्ते के अंदर, कुरम एजेंसी के अंदर। हम अमन के मुहाफ़िज़ हैं। जो ये अमन मार्च हुआ, कभी एक दिन एक बंदा मार दिया जाता है एक तरफ से, एक दूसरी तरफ से। लोग कहते हैं कि ये ना अहले तशय्युअ मार रहे हैं, ना अहले सुन्नत मार रहे हैं, ये कोई थर्ड पार्टी है मार रही है। और हम खुद अमन ला सकते हैं इस खित्ते के अंदर। ये हमारी सरजमीन है, हमारी मिट्टी है, हम यहाँ के बासी हैं, हम अमन ला सकते हैं। हम पर एतमाद किया जाए। उन पर क्यों एतमाद नहीं होता? जब आप ऑपरेशन करते हैं, अगर आवाम आपका साथ नहीं देंगे, आप ऑपरेशन में कामयाब कैसे होंगे? लोकल सपोर्ट अगर आपको नहीं होगी, किस तरह से कामयाब होंगे आप? कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा हम बीइंग मजलिस वात मुस्लिमीन इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। इस तरह से ऑपरेशन दुरुस्त नहीं है, कंसेंसस होना चाहिए। यहाँ डिबेट, मेरी गुजारिश है, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं तो पहली बार एक पार्लियामेंट में आया हूँ, सेनेट में आया हूँ, यहाँ जो डिबेट होना चाहिए उस तरह से डिबेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर डिबेट होना चाहिए। कोई भी चीज़ है, कोई पास करना है बिल, कोई करारदाद पास करनी है, प्लीज उस पर गुफ्तगू करवाएं, डिबेट करवाएं, उसके बाद एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए।
تاکہ لوگ اپنی ضرورت کو بیان کر سکے. ایک اور بات, جیسے میں نے پہلے کہا, ابھی آپ نے ایک قانون بنا دیا یا بنا رہے ہیں کہ جو نان فائلر ہیں وہ حج پہ جا سکیں گے اور عمرے پہ جا سکیں گے. میرے خیال میں وزیر قانون صاحب بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا بنیادی انسانی حقوق کے اندر فریلی موو کرنا اس کا حق ہے بنیادی. کیا آپ اس طرح کے قوانین بنا سکتے ہیں جو آئین کے مقابلے میں ہوں اور ان کے فریلی موو کرنے پر قدغن لگا دیں آپ اور وہ سفر نہ کر سکیں؟ یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. تو آپ حج والوں کو ایکسیپشن دے رہے ہیں, اس کو استثناء دے رہے ہیں, عمرے والوں کو جو زیارات پہ جاتے ہیں, اتباعت عالیہ کی, اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت کو جاتے ہیں, لاکھوں لوگ جاتے ہیں, اور غریب لوگ جاتے ہیں بائی روڈ. بھائی جانے والوں سے آپ پتہ نہیں مختلف طرق سے ٹیکس لے لیتے ہیں. یہ غریب لوگ, کوئی حیوان پالتا ہے, کوئی کیا پالتا ہے, پیسے جمع کرتا ہے اور پھر یہ مشکل سے سفر کرتے ہیں. تو وہ دیہاتوں میں, گاؤں میں اس طرح سے رہتے ہیں. زیارات پر جانے والوں کو بھی میں کہتا ہوں کسی کو بھی فریلی موو کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. اور بالخصوص اگر آپ نے استثناء کے قائل ہی ہوئے ہیں نان فائلر کے ذریعے جو حج اور عمرے کے حوالے سے, تو جو زیارات مقامات مقدسہ کے لیے جاتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے باقاعدہ وزیر قانون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ توجہ فرمائیں گے اور یہ مشکل کھڑی نہیں کریں گے. یہ ہے جناب, جو سینٹ وہاں پہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں علامہ صاحب جو پاس کر رہے ہیں, ناصر عباس صاحب, اس کے مقابلے میں وہ جو وعدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بجٹ تو پاس ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. وہ ڈکٹوریل انداز میں اور وہ بضد کا بات کر رہے ہیں اور چڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں, جیسے عوام تو یہاں کے کیڑے مکوڑے ہیں, عوام کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, جو اس نے کہہ دیا وہی ہوگا. اور وہاں پہ جو علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ناانصافی ہے معاشرے میں, عوام کے حقوق کی بات نہیں کی جائے گی, اس کے تحفظ کی بات نہیں کی جائے گی, گلگت بلتستان کو حقوق نہیں دیے جائیں گے, ان کی منرل کو غیر قانونی طور پہ ریلیز کیا جائے گا, تو وہاں پہ بے چینی پیدا ہوگی. ان لوگوں کو جو وہاں پہ نعرہ لگاتے تھے اور پاکستان میں شامل ہونے کی بات کرتے تھے, اب وہ پاکستان سے جو ہے نا وہ دور ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو چاہیے یہ کہ ان لوگوں کو جانا چاہیے, سینٹ کی کمیٹی کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کے لوگوں کو جانا چاہیے, ان لوگوں میں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, ان کا اعتماد بحال کرنا چاہیے, ان کے حقوق کی بات ہو. لیکن یہاں پہ جو اصل پاکستانی باشندے ہیں 76 سال سے جو یہاں رہ رہے ہیں, ان پہ بھی اتنا انارواس کو سلوک کہ اگر وہ حج یا زیارات کے لیے جائیں گے اور اگر وہ نان فائلر ہیں تو ان کے جانے پہ پابندی ہوگی, وہ نہیں جا پائیں گے. یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ادارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے صرف ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ہیں. ریونیو کس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے کہ جہاں 10 بندوں کی ضرورت ہے وہاں کو ہزاروں لوگ انہوں نے بھرتی کر رکھے ہیں. جو وجود ہے, جو سائز ہے حکومت کو, وہ اتنا بڑا ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں, لیکن پھر نچوڑا جا رہا ہے انہیں لوگوں کو جن سے بار بار پہلے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. ایک غریب آدمی, ایک عام آدمی, سفید پوش, مڈل کلاس, وہ اپنے کفن پہ ٹیکس دے رہا ہے, ماچس سگریٹ کی ڈبیا اور سن لائٹ نہانے کے صابن پہ اور بچوں کے دودھ پہ ٹیکس دے رہا ہے. لیکن وہ جو ایلیٹ ہے, جو جنہوں نے یہ سسٹم اپنے بینیفٹ کے لیے ترتیب دیا ہے, جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں, جن کے پاس دولت جو قومی دولت کا 99% ان کے پاس ہے,